That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। छात्रों को विरोध करने का अधिकार, लेकिन भाषा की मर्यादा जरूरी। इंदौर दूषित पानी मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को किया तलब, कहा सरकार का जवाब असंवेदनशील। और नेपाल के सीमावर्ती शहर बीरगंज में धार्मिक तनाव के बाद हिंसा, भारत नेपाल सीमा सील। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। करीब 35 सेकंड के इस वीडियो में कुछ छात्र मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे नारे लगाते नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि ये नारे दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के विरोध में लगाए गए। हालांकि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि यह प्रदर्शन हर साल 5 जनवरी 2020 को हुई कैंपस हिंसा की निंदा के लिए किया जाता है और लगाए गए नारे वैचारिक थे, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। फिलहाल इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इस वीडियो को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे गुस्से की अभिव्यक्ति बताया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि किसी भी अदालती फैसले के खिलाफ विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कब्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल स्वीकार्य है। ये छात्र हैं, उन्हें विरोध करने का अधिकार है। Anybody has a right to protest against any court judgment. You're most welcome to do that. But I don't think use of words like qabr and all are acceptable. These are students. They have their right to protest. If they feel that whoever are the two people who have not been given bail, they should be getting bail. And large number of other people also feel the same. It's not a comment on whether they are innocent or not. But using this kind of language is particularly objectionable. जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे देश विरोधी मानसिकता करार दिया। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जेएनयू में देश विरोधी ताकतें भारत का अपमान कर रही हैं। मोदी जी और अमित शाह जी के लिए जिस तरह बेहुदा नारे लगाए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह दिल्ली दंगे पर वर्डिक्ट आया, उसको लेकर जिस तरह का हंगामा बर्पा किया जेएनयू के अंदर, ये अर्बन नक्सल है। ये छात्र के भेष में नक्सली बन गए हैं। जिस तरह की जबान वो बोल रहे हैं, ऐसी जबान की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं मुर्दाबाद के नारों का विरोधी हूं। ऐसे नारों की एक सभ्य लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। आखिर कितने बरस बिना ट्रायल के कोई जेल में रहे ताकि उसको इंड्योरेंस की इंतहा मानी जाए, इनकार्सरेशन की, ताकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो सके। उनके लिए मैं समझता हूं ये अद्भुत 2 उदाहरण हैं। आगे इस पे फिर चर्चा होगी, क्योंकि ये यही विराम नहीं लेगा। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं मुर्दाबाद के नारे का भी विरोधी हूं और कई दफा आपके समक्ष कह चुका हूं। इसलिए जाहिर तौर पर इस तरह के नारों की एक सभ्य लोकतंत्र में कोई जगह नहीं, लेकिन ये सेलेक्टिव आउट। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस घटना ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर पीने का पानी ही दूषित हो तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। ये समस्या सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे शहर के पेयजल की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। इसी वजह से कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 110 मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कुल 421 मरीजों को इलाज के लिए भर्ती किया गया, जिनमें से 311 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। आईसीयू में 15 मरीजों का इलाज जारी है।
हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वे नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें, जिम्मेदारी तय करें और स्वच्छ पेयजल को लेकर ठोस कदम उठाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस समय उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीड़ित परिवारों से मिलना, उनके साथ खड़े होना और उन्हें न्याय दिलाने के लिए देश और प्रदेश में आवाज उठाना है। कांग्रेस इस मामले को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मर गए लोग, जो पीड़ित हैं लोग, उनसे मिलने की, उनकी शोक सभ्यता में खड़े होने की, उनके लिए देश और प्रदेश में उनकी आवाज उठाने उसके लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तमाम लोगों को उनने हत्याएं की हैं, वो अपने पाप को छुपाना चाहते हैं। ठीक। नेपाल के सीमावर्ती शहर बीरगंज में धार्मिक तनाव के बाद हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। ये विवाद धनुषा जिले में एक टिकटॉक वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें 2 मुस्लिम युवकों ने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने एक मस्जिद पर हमला कर तोड़फोड़ की और कुरान की प्रति जला दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। इसके चलते बीरगंज और जनकपुर में प्रदर्शन हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और पुलिस पर पथराव किया, जबकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस टकराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति नियंत्रित करने के लिए भारत नेपाल सीमा पूरी तरह सील कर दी गई है। रक्सौल बॉर्डर पर केवल आपात सेवाओं की अनुमति है। सशस्त्र सीमा बल ने अतिरिक्त बल तैनात कर गश्त बढ़ा दी है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब नरसिंदी जिले में 40 साल के हिंदू दुकानदार शरद चक्रवर्ती मणि की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। शरद पलाश उपजिले के 4 सिंदूर बाजार में किराना दुकान चलाते थे। अज्ञात हमलावरों ने अचानक हमला किया और मौके से फरार हो गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। ये बीते 18 दिनों में छठे हिंदू की हत्या है। 19 दिसंबर को शरद मणि ने फेसबुक पर अपने इलाके को मौत की घाटी बताते हुए बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। निर्वाचन आयोग की ड्राफ्ट सूची में करीब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जो बिहार से भी ज्यादा हैं। एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, लेकिन अब ड्राफ्ट लिस्ट में सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख नाम बचे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक कटे नामों में 46 लाख से ज्यादा मृत मतदाता, 2 करोड़ 17 लाख स्थानांतरित और 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। यानी करीब 18.7% वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हुए हैं। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ में करीब 12 लाख कटे हैं। इसके बाद प्रयागराज, कानपुर नगर और आगरा का नंबर है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिनके नाम कटे हैं वे 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 27 फरवरी तक निस्तारण होगा और 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इधर भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए तलब किया है। उनके नामांकन फॉर्म में पारिवारिक विवरण और प्रोजेनी मैपिंग संबंधी मामूली विसंगतियां पाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा मूल के शमी लंबे समय से कोलकाता में रहते हैं और वहां वार्ड 93 में पंजीकृत मतदाता हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में व्यस्त होने के कारण 5 जनवरी की मूल सुनवाई में वे शामिल नहीं हो सके, जिसके बाद आयोग ने तारीख 9 से 11 जनवरी के बीच टाल दी। यदि जरूरी हुआ तो इसे और आगे बढ़ाने की सहमति भी दी है। आयोग का कहना है कि यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है ताकि रिकॉर्ड्स की जांच और स्पष्टीकरण हो सके। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।